हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर WHO ने जिस प्रकार से नक्शे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और चीन का हिस्सा बताया था दोस्तों, जिसके बाद बोले तो भारत के दबाव के बाद WHO ने ये बयान जारी किया है। बताएंगे अभी की सबसे लेटेस्ट खबर दोस्तों, आपको क्या रहा WHO का बयान भारत के प्रेशर के बाद, और भारत ने लिया है इस पर जमकर संज्ञान। जी हाँ दोस्तों, और रगड़ डाला है WHO को UN में। बड़ी खबर दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान की अब हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। जी हां, अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हो गई है पाकिस्तान की, वो भी किस लिए? आतंकियों के संग रिश्तों के चलते नए पाकिस्तानी राजदूत की अमेरिका में रुक गई है नियुक्ति। जी हां दोस्तों, पूरा अमेरिका उतर आया है मैदान में और पाकिस्तानी राजदूत के नियुक्ति का कर रहा है विरोध। बताएंगे दोस्तों क्या है ये बड़ी खबर। साथ ही दोस्तों फिर एक बार इमरान खान की औकात दिखा दी है पुतिन ने। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर शर्मिंदगी का शिकार हुआ इमरान खान। बताएंगे कैसे। और दोस्तों रूस और यूक्रेन के संकट के बीच बड़ी खबर, रूस ने सीमा पर शुरू कर दी है ब्लड सप्लाई। बताएंगे आपको ब्लड सप्लाई क्या होता है दोस्तों, और क्यों रूस यूक्रेन की सीमा पर ये एक्टिविटी कर रहा है दोस्तों, इसके क्या बड़े संकेत अभी की सबसे लेटेस्ट खबर आपको हम बताने वाले हैं। और रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन पहुंच चुके हैं अमेरिकी सैनिक और दे रहे हैं वहां पर तबाही मचाने की ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर क्या है गोरखपुर और करहल की जनता का मूड। VIP सीटों का सर्वे किया गया है दोस्तों, सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा सर्वे भी हम आपको बताएंगे। और सब में बड़ी बात दोस्तों, करहल की सीट की जनता का हम मूड आपके सामने लेकर आए। आप समझ पा रहे होंगे करहल कितनी अहम सीट है दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए, आप सभी जानते होंगे। इसी से जुड़ी सारी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। साथ ही 1 फरवरी यानी आज से स्कूलों को लेकर भी बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। और ई श्रम कार्ड का लाभ किन श्रमिकों को मिलेगा, नया अपडेट आया है दोस्तों। और ये है कार्ड से जुड़े हुए नियम, तो हर तरह की जानकारी अभी आपको हम देने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा दोस्तों। और भारत के सभी दुश्मन वास्तव में भारत से कमजोर है दोस्तों, और भारत नंबर 1 कंट्री है, मानते हैं। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कश्मीर अरुणाचल को दिखाया पाकिस्तान चीन का हिस्सा। भारत के ऐतराज के बाद WHO ने जारी किया डिस्क्लेमर। जी हाँ दोस्तों, बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की वेबसाइट पर भारत के गलत नक्शे के मुद्दे को सरकार ने WHO के समक्ष जोरदार तरीके से गुस्से में उठाया। दरअसल WHO के कोविड डैशबोर्ड पर भारत का गलत नक्शा दिखाया गया है दोस्तों। इसमें भारत के जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया है। इस मामले पर भारत सरकार ने WHO के समक्ष ऐतराज जताया है और संसद में बयान भी दिया है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि हमने इस मुद्दे को WHO के सामने उठाया है और अपना ऐतराज जताया है। हालांकि भारत के ऐतराज जताने के बाद WHO ने एक डिस्क्लेमर जारी कर दिया है उस डैशबोर्ड पर। जी हां दोस्तों, विदेश राज्य मंत्री बोले तो वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा है कि WHO की वेबसाइट पर भारत के नक्शे के गलत चित्रण का मुद्दा WHO के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया गया है। जवाब में WHO ने जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन को सूचित किया कि उन्हें पोर्टल पर एक डिस्क्लेमर डाल दिया गया है। मंत्री ने कहा है कि भारत सरकार हमेशा से अपनी सीमाओं को लेकर स्पष्ट रही है और WHO भी सीमाओं के सही चित्रण पर भारत सरकार की स्थिति को स्पष्ट रूप से दोहराता है। जी हां दोस्तों, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर भारत के नक्शे के गलत चित्रण का मुद्दा उच्चतम स्तर सहित WHO के साथ जोरदार तरीके से उठाया गया है। जवाब में WHO ने जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन को सूचित किया है कि उन्होंने पोर्टल पर एक डिस्क्लेमर डाल दिया है जिसमें कहा गया है कि इस सामग्री की प्रस्तुति विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों या संगठन की ओर से किसी भी राय की अभिव्यक्ति को नहीं दर्शाती है। नक्शे पर डॉट और लाइन की मदद से अनुमानित सीमा रेखाओं को दिखाया गया है जिन पर अभी तक पूर्ण सहमति नहीं बन सकी। आप दोस्तों ये सारे नक्शे स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे दोस्तों। दरअसल जो जम्मू कश्मीर का पार्ट आपको नक्शे में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जो ग्रे कलर में
अलग से दिखाई दे रहा है वो वास्तव में जब उस पर क्लिक करते हैं तो पाकिस्तान का एरिया दिखाता है दोस्तों। और यही सब में बड़ी वजह है कि WHO हमेशा अपने आप को यह दिखाने की कोशिश करता है कि वो न्यूट्रल है, लेकिन वास्तव में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं वो चाइना और पाकिस्तान की तरह हमेशा से झुका हुआ है, वो हमेशा चाइना की ही बात मानता है और चाइना का ही सबसे बड़ा पिद्दू है, तो कमेंट में दोस्तों अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत अहम मुद्दा है दोस्तों। क्योंकि भारत हमेशा से अपने जमीन को लेकर क्लियर कट रहा है दोस्तों। और ऐसे में जिस प्रकार से WHO जैसे बड़े बड़े संस्थान गेम खेलने की कोशिश करते हैं दोस्तों, माइंडेड गेम, कहीं ना कहीं इनको जवाब मिलना ही चाहिए। क्या आप इससे समर्थन करते हैं? हाय ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। WHO को क्या इसकी भरपाई करनी चाहिए दोस्तों, इस इतनी बड़े गलती की जिसको पूरा विश्व देखता है दोस्तों? हाय ना में जवाब आप जरूर दीजिएगा, हमें रहेगा आपके एक एक कमेंट का इंतजार। और कृपया करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। अगली खबर की बात करें जहां पर पाकिस्तान की हुई इंटरनेशनल बेइज्जती, आतंकियों संग रिश्तों के चलते नए पाकिस्तानी राजदूत की अमेरिका में रुक गई नियुक्ति। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत की नियुक्ति का विरोध किया जा रहा है। सांसदों ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को लिखी है चिट्ठी और चिट्ठी में कहा है कि जिहादी को ना लेने दे ये पद। जी हाँ, अमेरिका के सांसद स्कॉट पेरी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वह पाकिस्तान की ओर से नियुक्त किए गए राजदूत मसूद खान की नियुक्ति को रद्द कर दें। पेरी ने कहा है कि वे विदेश मंत्रालय के उस फैसले का समर्थन करते हैं जिसके तहत मसूद की नियुक्ति को रोकने का फैसला किया गया है, लेकिन ये काफी नहीं है। मैं मंत्रालय से अपील करूंगा कि वो पाकिस्तान सरकार की ओर से एक जिहादी को अमेरिका का राजदूत बनाने की कोशिशों को नाकाम कर दें। इसी कार्रवाई के तहत मसूद खान की नियुक्ति सीधे रद्द होनी चाहिए। पेरी ने आरोप लगाया है कि इमरान खान की सरकार ने आतंकवाद से सहानुभूति रखने वाले एक राजनयिक को राजदूत पद के लिए नामित करके क्षेत्र में हमारे रुझान को नीचा दिखाया है। पाकिस्तान ने इस कदम से हमारे सहयोगी भारत की सुरक्षा को भी कमजोर करने की कोशिश की है। इस्लामाबाद के इस तरह के कदम उसके द्वारा अमेरिका के लगातार किए जा रहे अपमान का प्रदर्शन है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बात सिर्फ राजनेताओं तक नहीं है दोस्तों की राजनेता ही विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें पूरे अमेरिका में पाकिस्तान के इस राजदूत की नियुक्ति को लेकर विरोध भी हो रहा है दोस्तों, लोग सड़कों पर भी उतर आए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इससे बड़ी और घोर बेइज्जती पाकिस्तानी पीएम के लिए कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, और ऐसा पाकिस्तान के लिए होना भी बेहद जरूरी ही है, तो आप लोग इसका समर्थन करते हैं? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर अब ड्रैगन पर रहेगी अपने भारत की पैनी नजर। LAC पर भारतीय सेना करेगी स्विच ड्रोन का इस्तेमाल। आखिर क्या है इसकी खासियत, आइए आपको बताते हैं। भारतीय सेना चीन सीमा के पास LAC पर उच्च ऊंचाई वाले मिशनों के लिए शक्तिशाली अल्ट्रा लाइट ड्रोन स्विच का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर भारतीय कंपनी आइडिया फोर्स के साथ अनुबंध किया है। इससे पहले पिछले साल भी इसी कंपनी को स्विच ड्रोन का ऑर्डर मिला था, जिसे कंपनी ने बहुत ही कम समय में इसकी डिलीवरी कर डाली है दोस्तों। पिछले साल जनवरी में भारतीय सेना ने स्विच ड्रोन के अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले संस्करण की खरीद के लिए आइडिया फोर्स कंपनी के साथ लगभग $2 करोड़ के करार पर हस्ताक्षर किए थे। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक काफी विचार विमर्श और मूल्यांकन के बाद इस भारतीय फर्म को स्विच ड्रोन के सौदे के लिए चुना गया था। उस समय इसे फास्ट ट्रैक खरीद के लिए चुना गया था दोस्तों। ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां एक बार फिर शर्मिंदगी का शिकार हुआ इमरान खान। चीन यात्रा के समय पुतिन संग नहीं हो पाएगी बैठक, केवल शी जिनपिंग से ही मिल पाएंगे रूसी राष्ट्रपति। आपको बता दें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया है दोस्तों। ऐसी खबरें थी कि अगले हफ्ते चीन के दौरे के समय वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी बैठक करेंगे, लेकिन अब इन दोनों नेताओं के बीच कोई बैठक नहीं होने वाली है दोस्तों। बता दें बीजिंग विंटर ओलंपिक के शुरुआती समय में दोनों ही नेता शहर में मौजूद होंगे और इस इवेंट का पश्चिमी देशों ने राजनयिक रूप से बहिष्कार भी किया है, आप सभी जानते ही होंगे। वहीं पाकिस्तान के सपने बोले तो क्रेमलिन यानी रूसी राष्ट्रपति का कार्यालय के एक बयान के बाद धाराशाही हो गया। क्या है वो बयान, आपको बता दें दोस्तों। समाचार वेबसाइट तास ने कहा है, यानी कि क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने रूस की समाचार वेबसाइट तास के द्वारा कहा है कि मैं ये दोहराना चाहूंगा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वार्ता के अलावा राष्ट्रपति पुतिन के कार्यक्रम में
कोई द्विपक्षीय बैठक शामिल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पुतिन सिर्फ शी जिनपिंग के साथ ही बैठक करेंगे, वो इमरान खान के साथ किसी भी तरह की द्विपक्षीय बैठक नहीं करने वाले। पुतिन 4 फरवरी को चीन में होंगे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ शिखर स्तरीय वार्ता भी करेंगे और इस विवादित समारोह में दुनिया के कई नेता हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि दोस्तों पुतिन ने एक बार फिर पाकिस्तान को बता दी है उसकी औकात। इमरान खान का टूट गया रूस से दोस्ती का सपना। जी हाँ दोस्तों, आपकी इस पर अब क्या राय होने वाली कमेंट में जरूर बताइएगा। कितने दिनों से इमरान खान पुतिन से चाइना में मिलने के लिए उछल रहे थे दोस्तों, लेकिन अब एकदम से उनके उछलते हुए को पकड़कर जमीन पर पटक डाला पुतिन के कार्यालय के बयान के बाद। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर रूस ने सीमा पर शुरू कर दिया ब्लड सप्लाई। यूक्रेन पर युद्ध का संकट और भी ज्यादा बढ़ गया। आपको बता दें रूस ने यूक्रेन पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है दोस्तों और वो किसी भी पल धावा बोल सकता है। अमेरिका का कहना है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर ब्लड सप्लाई भी शुरू कर दी है, जिसका मतलब ये होता है कि वो युद्ध करने का मन बना चुका है। मॉस्को ने ये कदम इसीलिए उठाया है दोस्तों ताकि जंग में घायल हुए अपने सैनिकों को तुरंत जरूरत होने पर ब्लड सप्लाई कराया जा सके, तुरंत खून मुहैया कराया जा सके। यूएस का कहना है कि रूस ने सीमा पर सैनिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में मेडिकल इक्विपमेंट की व्यवस्था भी की है जो उसके मंसूबों को जाहिर करता है। जी हाँ दोस्तों, सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार 2 वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने शनिवार को इसकी बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। यानी कि अब युद्ध होना तय है, क्योंकि अगर मेडिकल व्यवस्था वहाँ हो गई और खून की सप्लाई हो गई तो आप समझ पा रहे होंगे कि अल्टीमेट गेम खेलते नजर आ रहे हैं पुतिन दोस्तों और ये युद्ध होकर ही रहेगी। साथ ही इसी बीच दोस्तों रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन पहुंचे अमेरिकी सैनिक और दे रहे हैं तबाही मचाने की ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन से भारी तनाव के बीच 200 अमेरिकी सैनिक यूक्रेन के पोलैंड से सटे शहर लवीव पहुंच गए हैं दोस्तों। ये अमेरिकी सैनिक रूसी सेना से लोहा लेने के लिए यूक्रेन के सैनिकों को रॉकेट लॉन्चर्स को चलाने और जंग की अन्य तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये खतरनाक रॉकेट लॉन्चर्स रूसी सैनिकों के बंकरों को तबाह करने में सक्षम है दोस्तों। ये अमेरिकी सैनिक ऐसे समय पर कीव पहुंचे हैं जब जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि रूस फरवरी में कभी भी यूक्रेन पर सीधा हमला कर सकता है। ऐसे में जो बाइडेन ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है और इसी बीच जो बड़ी खबर है, इस देश की सेना आम लोगों को दे रही है ट्रेनिंग। यानी यूक्रेन की सेना अपने आम नागरिकों को हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है दोस्तों और इसका सबसे बड़ा कारण है रूस। जी हाँ, रूसी सेना की इतने तादाद में फौज खड़ी करने के बाद यूक्रेन की सेना वहाँ के नागरिकों को बंदूक और अन्य हथियारों की ट्रेनिंग देने लगी है दोस्तों। इतना ही नहीं, इनमें बच्चे और औरतें भी शामिल है। सेना ने कई जगहों पर पोस्टर लगाकर इसकी शुरुआत भी कर दी है। अगली खबर की बात करें जहाँ पर पाकिस्तान ने अपने हाथों से कश्मीर दे दिया है, अब कश्मीरी छोड़ दे उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, बोले मौलाना फजलुर रहमान। आपको बता दें पाकिस्तान के मुख्य विपक्षी गठबंधन के प्रमुख और जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने रविवार को कहा है कि नियंत्रण रेखा के दोनों ओर कश्मीरी प्रधानमंत्री इमरान खान से कोई उम्मीद मत रखें। उन्होंने इमरान खान की सरकार पर कश्मीर को लेकर सौदा करने का आरोप लगाया है दोस्तों। फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर ध्यान दे। उन्होंने कश्मीर में भारतीय सेना की कार्रवाई के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सख्त कदम उठाने की अपील की है। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने खुद कश्मीर को भारत को सौंप दिया है। मैं कश्मीर के लोगों को सुझाव देता हूं कि उन्हें पाकिस्तान सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस सरकार ने कश्मीर को लेकर एक भारत के साथ डील कर ली है, लेकिन हम आपको निराश नहीं करेंगे। यानी कि दोस्तों मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इमरान खान ने पूरा कश्मीर भारत को दे दिया है। अब कश्मीर से लगाव और कश्मीर के लिए इच्छा जताना बेकार है। अगर आप भी मानते दोस्तों, देर से ही सही किसी पाकिस्तानी को तो अकल आई कि कश्मीर भारत का था, है और रहेगा, और उसके लिए ये सोच कर अपना समय बर्बाद करना बिल्कुल सही नहीं है कि कश्मीर पाकिस्तान का। ऐसे में दोस्तों आप लोग का क्या जवाब है कमेंट में जरूर बताइएगा और उलेमा इस्लाम के प्रमुख मौलाना फजलुर को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा, उन्हें अकल आने के लिए। अगली खबर की बात करें जहां पर तालिबान का पाकिस्तान को आश्वासन, कहा अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पड़ोसियों के खिलाफ नहीं होने देंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ ने काबुल में उनकी अपनी 2 दिवसीय
यात्रा के दौरान अफगानिस्तान के तालिबान नेताओं के साथ व्यापारिक संबंधों और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान तालिबान नेताओं ने आश्वस्त कर दिया है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान सहित अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ नहीं करने दिया जाएगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अफगानिस्तान को लेकर खबर आ रही है। जो बाइडेन ने कहा यह क्रूरता मंजूर नहीं कि 2 साल से बंधक नौसैनिक फेरिज को रिहा नहीं कर रहा है तालिबान। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से अपील की है कि वो 2 साल से बंधक रहे अमेरिकी नौसैनिक मार्क फेरिज को तत्काल रिहा करे। जो बाइडेन ने बयान जारी करके कहा है कि सिविल इंजीनियर फेरिज अफगानिस्तान में 1 दशक से ज्यादा समय से जनता की मदद कर रहे थे। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उन्हें तालिबान ने बंधक बनाकर रखा है। तालिबान की यह क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, वरना हमें कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। यानी कि दोस्तों, एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान को उनको रिहा करने की बहुत बड़ी धमकी दी है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां भारत पर ज्ञान देने वाले कनाडाई पीएम हुए गायब, संसद पहुंचे ट्रक चालकों ने लहराया स्वास्तिक। जी हां दोस्तों, कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के कोरोना नियमों के खिलाफ 50,000 ट्रक चालकों का विरोध प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। इन ट्रक चालकों ने कनाडा की संसद को घेर लिया है दोस्तों, और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अभी भी परिवार के साथ सुरक्षित स्थान पर छिपे हुए हैं। इस बीच कई प्रदर्शनकारियों ने कनाडा की संसद के पास तानाशाह हिटलर के नाजी स्वास्तिक, जिसे हाकिन क्रेउज कहते हैं दोस्तों, उसका वाला झंडा लहरा दिया है। ऐसे में दोस्तों, कितने भाई बहन मानते हैं कि इन ट्रक चालकों के रूप में खालिस्तानी है दोस्तों। खालिस्तानियों का ये बहुत बड़ी साजिश है, और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ जिस प्रकार से ये हो हल्ला हो रहा है, कितने भाई बहन मानते हैं कि भारत के खिलाफ इन्होंने एक बार जो बयान दिया था उसी का इनको फल मिल रहा है। कितनों को लगता है दोस्तों कि ऐसा ही कुछ हो रहा है। अगली खबर की बात करें, जहां पर इजरायली राष्ट्रपति की पहली यूएई यात्रा के बीच हुती विद्रोहियों ने किया है हमला। क्या बीच में खत्म हो जाएगा दौरा, बता दें। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि उसने यमन के हुती विद्रोहियों की तरफ से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया है। हुती विद्रोहियों का ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल के राष्ट्रपति इजाक हर्जोग की यात्रा पर है दोस्तों, और ये किसी इजरायली राष्ट्रपति की पहली यूएई यात्रा है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा है कि मिसाइल को रास्ते में ही रोककर नष्ट कर दिया गया है, यानी हवा में ही उसे नष्ट कर दिया गया है दोस्तों। इससे किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर तालिबान पर कैसे कर सकते हैं यकीन। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में बहुत ही ज्यादा डराने वाला खुलासा हुआ है, जहां अफगान सरकार के दर्जनों कर्मचारियों को उतारा गया है मौत के घाट। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां आखिर क्या है गोरखपुर और करहल की जनता का मूड, वीआईपी सीटों का सर्वे क्या कहता है दोस्तों, ले आए हम आपके लिए जी का ये ओपिनियन पोल। बता दें, 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। ऐसे में जी न्यूज द्वारा दोस्तों डिजाइंड बॉक्स ने सर्वे किया है। इस सर्वे में 10 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई है। सर्वे 10 सितंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 के बीच किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-4% है। ये सिर्फ ओपिनियन पोल है जिसमें लोगों की राय शामिल की गई है दोस्तों। चुनाव में जनता की राय सर्वोपरि, आप सभी जानते होंगे, और इस ओपिनियन पोल को किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश नहीं समझना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको हम बता रहे हैं, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश की टॉप 28 वीवीआईपी सीटों पर किसे मिल सकती है जीत। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे योगी आदित्यनाथ जी से लेकर संदीप सिंह तक के बीच में ये वीवीआईपी सीट है। अगर ये यहाँ से लड़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ से ये पार्टी जीत सकती है। यानी योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर से जीत सकते हैं। अखिलेश यादव करहल से कहीं ना कहीं जीते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू, शिवपाल यादव जसवंत नगर, पंकज सिंह नोएडा, आजम खान रामपुर, श्रीकांत शर्मा मथुरा, सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम, अब्दुल्ला आजम खान स्वार, संगीत सोम सरधना, नाहिद हसन कैराना, अदिति सिंह रायबरेली, अजय कुमार लल्लू, तमकुही राज, संदीप सिंह अतरौली जगह से। जी हाँ दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर भी। ऐसे में आपकी क्या राय सुझाव होगी, अपनी निज राय कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन पोल है, किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश को ना समझी जाए। जी हाँ दोस्तों, बार बार आपसे कह रहे हैं। अगली खबर की बात करें, जहां पर मिशन उत्तर प्रदेश, पीएम नरेंद्र मोदी 10 फरवरी तक उत्तर प्रदेश में करेंगे 5 रैलियां। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को पहली वर्चुअल रैली से अपने यूपी के चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। अब
वो लगातार रैलियां करके प्रदेश में भाजपा के लिए चुनावी माहौल बनाएंगे। मोदी 2 फरवरी को केंद्रीय बजट की विशेषताओं को लेकर वर्चुअल संवाद करेंगे। इसके सहित वो 10 फरवरी तक 5 कार्यक्रमों को संबोधित करने वाले हैं। दोस्तों भाजपा इसकी तैयारियों में जुट चुकी है। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह के बाद अब राज बब्बर भी छोड़ सकते हैं कांग्रेस का दामन। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह द्वारा कांग्रेस छोड़ने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज बब्बर के भी पार्टी छोड़ने की संभावना प्रबल हो चुकी है और फिर एक बार कांग्रेस को तगड़ा झटका लग सकता है। इस पर आपकी क्या अपनी प्रतिक्रिया होगी? निजी प्रतिक्रिया कमेंट में अवश्य बताइएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, जहां पर ममता बनर्जी की राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बढ़ गई तकरार। ट्विटर पर ममता ने जगदीप धनखड़ को कर दिया है ब्लॉक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ के कामकाज के तौर तरीकों से ऐतराज जताया है। सोमवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लेकर हुए सवाल पर उन्होंने कहा है कि अब वो उनको ट्वीट नहीं पड़ती। उन्होंने राज्यपाल धनखड़ को ट्विटर पर से ब्लॉक कर दिया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में एक राज्यपाल का घनघोर अपमान ममता बनर्जी द्वारा किया गया है। दोस्तों जो कि राज्यपाल किसी भी प्रदेश का सबसे माननीय होता है। दोस्तों अगर आप भी मानते कहीं ना कहीं ये घनघोर बेइज्जती है राज्यपाल जी की ममता के द्वारा, तो आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर उद्धव ठाकरे सरकार के विरोध में उतरे अन्ना हजारे शराब को लेकर फैसले पर जताया ऐतराज। जी हां दोस्तों, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार के सुपरमार्केट में शराब की बिक्री की अनुमति देने के फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने ठाकरे सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक के रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब सभाओं में 500 की जगह 1000 लोग हो सकेंगे शामिल। जी हां दोस्तों, इसके अलावा इंडोर मीटिंग में 500 लोग शामिल हो सकते हैं। तो वहीं डोर टू डोर कैंपेन में भी ढील दी गई है। अब 10 की जगह 20 लोग घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, 1 फरवरी यानी आज से खुल जाएंगे स्कूल। कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ संचालित होंगी। जी हां दोस्तों, साथ ही ई श्रम कार्ड की बात करते हैं, जहां ई श्रम कार्ड का लाभ किन श्रमिकों को मिलेगा, ये है कार्ड से जुड़ा हुआ नया नियम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अगर रजिस्ट्रेशन के बाद असंगठित क्षेत्र का मजदूर संगठित क्षेत्र में चला जाता है तो उसे केवल वही फायदे मिलेंगे जो किसी संगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिल सकता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक ही इस कार्ड का किसी भी हाल में लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा संगठित क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा सकता है। सरकार ने यह साफ तौर पर बता दिया है कि सब्जी और फल बेचने वाला व्यक्ति, प्रवासी मजदूर, ईंट भट्टा मजदूर, मछुआरे, नाई, सड़क पर सामान बेचने वाला व्यक्ति, मनरेगा वर्कर्स, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, घर की नौकरानी, कृषि मजदूर आदि जैसे काम करने वाले लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जी हां दोस्तों, और ई श्रम कार्ड के लिए किस तरह से आवेदन कर सकते हैं स्क्रीन पर हमने जानकारी दे दी। आप ishram.gov.in पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों, और आपको इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा। ऐसे में आधार नंबर भी जमा कराना होता है दोस्तों। तो ये थी अब तक की सारी बड़ी जानकारी जो हम आपके लिए लेकर आए थे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको एक एक जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है यानी थोड़ी भी पसंद आई हमारी ये वीडियो, तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।